वेलकम बच्चों। लास्ट लेक्चर में हम लोग 3D में बात जब कर रहे थे उसी से आगे थोड़ा और बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं। लाइंस वगैरह पे हम लोगों ने बात ऑलरेडी कर रखी है, लाइन के दोनों फॉर्म पे बात कर रखी है। अब एक क्वेश्चन से शुरुआत करके फिर हम लोग एंगल बिटवीन लाइंस की तरफ मूव करते हैं और कुछ और अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स और करने हैं। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द पॉइंट ऑन, एक लाइन दिया हुआ है सिमेट्रिक फॉर्म में, x+4 होल डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू y+2 डिवाइडेड बाई नहीं लिखा मतलब कितना है 1 है, इज इक्वल टू 7 माइनस जेड डिवाइडेड बाई नहीं लिखा मतलब कितना है 1 है। इस लाइन पर पॉइंट बताना है विद डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन, है ना, विद डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट्स फ्रॉम 0 0 0। इस लाइन पर वो पॉइंट जिसकी दूरी 0 0 0 से कितनी होनी चाहिए, 7 यूनिट्स होनी चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोशिश करो। इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा हिंट देते हैं, फिर स्क्रीन रोक के खुद से कोशिश करिएगा। इस लाइन पर जो भी पॉइंट होगा, इस लाइन पे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, बट सभी की डिस्टेंस इस पॉइंट से 7 यूनिट तो नहीं होगी, अलग अलग डिस्टेंसेस भी होंगी, है ना। तो ये पॉइंट कुछ भी हो, चाहे इस लाइन पर हो चाहे ना हो, वो हमें चेक भी नहीं करना, क्योंकि हमें उसकी जरूरत भी नहीं है कि 0 0 0 इसको सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा, हमारी जरूरत भी नहीं है। हमारी जरूरत उस पॉइंट से है जिसकी इससे डिस्टेंस कितनी हो, 7 यूनिट्स हो। तो ये तो बाद की बात है, अभी हमें सिर्फ पहले फोकस करना है कि वो पॉइंट कैलकुलेट कैसे करेंगे, उस पॉइंट के बारे में कुछ वेरिएबल्स कैसे लेंगे। उस पॉइंट के लिए, अब किसी भी पॉइंट के लिए 3D में कितने वेरिएबल्स होंगे, 3 होंगे ना, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट। तो क्या 3 वेरिएबल मान ले कि लेट द पॉइंट इज x1, y1, z1? नहीं, क्या फायदा। हम लोगों ने लाइन की जो ये सिमेट्रिक फॉर्म वाली इक्वेशन देख रहे हो, चाहे वेक्टोरियल इक्वेशन दी होती, तो फिलहाल यहां पे जैसे सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है, तो हर लाइन, मतलब लाइन के हर एक पॉइंट के करेस्पॉन्डिंग कोई ना कोई लैम्डा होगा ना, हर पॉइंट के लिए। तो अपना जो रिक्वायर्ड पॉइंट है उसके लिए भी तो कोई ना कोई लैम्डा बना होगा। ये और ये तीनों जिसके बराबर होंगे, लेट्स से इज इक्वल टू लैम्डा है, तो जो रिक्वायर्ड पॉइंट होगा इस लाइन पर, उसके लिए भी तो कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू लैम्डा की आ रही होगी। और जैसे ही हम लैम्डा को वो वैल्यू असाइन कर देंगे, एक्स कोऑर्डिनेट लैम्डा के साथ आ जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट को इसके साथ सॉल्व करेंगे तो वाई आ जाएगा, और इसको जब लैम्डा के साथ सॉल्व करेंगे तो जेड कोऑर्डिनेट आ जाएगा, आएगा ना। तो वही काम करना है, 3 वेरिएबल नहीं लेना, x1 y1 z1 नहीं लेना। लैम्डा मान लिए कि जो भी रिक्वायर्ड पॉइंट है उसके लिए कोई लैम्डा बना है, लैम्डा की कोई वैल्यू बनी होगी डेफिनेटली। तो अब 3 वेरिएबल की बजाय x कोऑर्डिनेट भी लैम्डा में आ जाएगा, यहां से x निकाल लो लैम्डा के टर्म्स में, यहां से y निकाल लो लैम्डा के टर्म्स में, यहां से z निकाल लो लैम्डा के टर्म्स में। तो लैम्डा के टर्म्स में निकाल के उस रिक्वायर्ड पॉइंट को फिर इस पॉइंट के साथ क्या लगा दो, डिस्टेंस फॉर्मूला, और कितना कर दो, 7। समझ रहे हो, कोशिश करो एक बार स्क्रीन रोक कर, है ना। तो पॉइंट हम लोग क्या ले लें, हमने मान लिया कि जो भी रिक्वायर्ड पॉइंट है वो किसी लैम्डा के लिए है। तो एक्स कोऑर्डिनेट, इसको जब लैम्डा के साथ इक्वेट करोगे तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा, 2 लैम्डा माइनस 4 आएगा, है ना, 2 लैम्डा माइनस 4। वाई कोऑर्डिनेट कितना आएगा, लैम्डा माइनस 2, ठीक है। जेड कोऑर्डिनेट कितना आएगा, जेड कोऑर्डिनेट विल बी 7 माइनस लैम्डा, ठीक है, जेड कोऑर्डिनेट विल बी 7 माइनस लैम्डा। तो ये पॉइंट इस फॉर्म का होगा, मतलब जो भी रिक्वायर्ड पॉइंट होगा इस फॉर्म का होगा। लैम्डा बदलते जाएंगे हम, तो इस लाइन पर डिफरेंट डिफरेंट सारे पॉइंट्स हमें मिलते जाएंगे, पर अपना रिक्वायर्ड पॉइंट वो है जो यहां से डिस्टेंस कितनी थे, 7 यूनिट्स। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर किए भी होगी, है ना। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला, तो अंडर रूट की वैल्यू बराबर कितनी आएगी, 7। तो अंडर रूट हटेगा तो 7 क्या बन जाएगा, 49। तो डिफरेंस का स्क्वायर, एक्स कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर कितना होगा, 2 लैम्डा माइनस 4 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस वाई कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, लैम्डा माइनस 2 का होल स्क्वायर, प्लस जेड कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर। ये इसका अंडर रूट बराबर होगा 7। तो अंडर रूट हटा देते हैं स्क्वायरिंग करके, तो ये कितना होगा, 49 होगा, मानते हो, ठीक है ना। अब ओपन करके सिंप्लीफाई कर दो, तो यहां से देखो 2 लैम्डा का यहाँ पे एक्सपैंड करेंगे तो सारे लैम्डा स्क्वायर पहले इकट्ठे कर लेते हैं। यहां से आएगा 4 लैम्डा स्क्वायर, यहां से आएगा लैम्डा स्क्वायर कितना, 5 लैम्डा स्क्वायर, यहां से आएगा लैम्डा स्क्वायर यानी 6 लैम्डा स्क्वायर, तो 6 लैम्डा स्क्वायर आएगा। अब लीनियर लैम्डा की बात करते हैं, तो 2ab में आएगा यहां से कितना, -16 लैम्डा, है ना, -2ab, -16 लैम्डा
यहाँ से आएगा -4 लैम्डा -2ab, तो -16 और -4 कितना हो गया -20 लैम्डा, और यहाँ से -14 लैम्डा, तो -20 और -14 कितना हो गया -34 हो गया। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। -4 का स्क्वायर 16, 4 20 और 49, तो इधर का यहाँ वाला 49 और यहाँ वाला 49 तो खत्म हो गया, बचा गया यहाँ का 16 और यहाँ का 4, मतलब कितना 20 इज इक्वल टू कितना 0। देखो अभी कुछ कॉमन आ रहा है ना, कितना 2 से डिविजिबल हो रहा है, कर दो सिंप्लीफाई, तो 3 लैम्डा स्क्वायर -17 लैम्डा प्लस 10 इज इक्वल टू 0। बोलो ठीक है, सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये फैक्टराइज हो रहा है क्या, 3 लैम्डा स्क्वायर -17 लैम्डा प्लस 30 के लिए क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, या श्रीधराचार्य लगाए 30 फैक्टराइज हो रहा है। 10 3 में तो नहीं होगा, 15 और 2 में, बिल्कुल 15 और 2 में ब्रेक होगा, तो 3 लैम्डा फैक्टराइजेशन देखना, ये आएगा -15 और -2, ये आ रहा है इज इक्वल टू 0। चेक करें फैक्टराइजेशन सही है ना, ठीक है। तो यहां से लैम्डा की 2 वैल्यू आई, कौन कौन सी, एक लैम्डा आएगा 2/3 और एक लैम्डा आएगा 5, मतलब 2 पॉसिबिलिटी है इस लाइन पर, ऐसे 2 पॉइंट्स पॉसिबल हैं जो कि इस पॉइंट से डिस्टेंस कितनी रखेंगे 7 यूनिट्स रखेंगे। वो दोनों पॉइंट एक लैम्डा बराबर 2/3 रखने पे मिलेगा और एक लैम्डा बराबर 5 रखने पे मिलेगा। तो कोऑर्डिनेट ये है, ठीक है, लैम्डा के टर्म्स में 1 by 1, एक बार 2/3 रख दो और एक बार 5 रख दो, 2 पॉइंट्स आ जाएंगे, जितने आने होंगे अपने आप यहाँ से आ जाएंगे, हमें नहीं सोचना एक आएंगे कि 2 आएंगे, यहाँ 2 आ गए ना, मतलब 2 ऐसे पॉइंट पॉसिबल है। 2/3 यहाँ रख के चेक कर लो, मतलब सॉरी सॉल्व कर लो, तो 2/3 रखोगे तो कितना 4/3 -4 कितना हो गया, 4/3 -4 हो गया -8/3। बोलो ठीक है ना, कैलकुलेशन देख लेना है ना। और फिर 2/3 यहाँ रखोगे तो 2/3 -2, तो 2/3 -2 का मतलब अगेन कितना 2 - 6 यानी -4/3 ये होगा। 2/3 यहाँ रखोगे तो 7 - 2/3 यानी 21 - 2 यानी 19/3, तो एक पॉइंट तो ये आया, ठीक है। दूसरा पॉइंट 5 रखने पे आएगा, तो एक पॉइंट ये होगा और दूसरा पॉइंट होगा 5 रखने पे कितना 10 - 4 कितना 6, 5 - 2 कितना 3 और 7 - 5 कितना 2। तो ये 2 पॉइंट ऐसे मिल रहे हैं हमें फाइनली इस लाइन पर, जिसकी डिस्टेंस 0 0 0 से कितनी यूनिट्स होगी 7 यूनिट्स होगी। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत कोई परेशानी। जब भी लाइन का ऐसा फॉर्म हो, है ना, लाइन की जब भी बात करें, लाइन पे जब भी हमें वेरिएबल पॉइंट लेना है, एक पॉइंट लेना है, तो बस लैम्डा वेरिएबल रखें, तो एक्स कोऑर्डिनेट भी लैम्डा के टर्म्स में आ जाएगा, वाई भी लैम्डा के टर्म्स में और जेड भी लैम्डा के टर्म्स में। हमें तीनों को x0 y0 z0 या x1 y1 z1 मानने की जरूरत नहीं है, 3 वेरिएबल पे काम नहीं करना है, एक ही वेरिएबल से सारा काम होगा। उसी हिसाब से कंडीशन भी दी होगी ना, तो एक ही कंडीशन थी, खाली डिस्टेंस फॉर्मूला था, एक कंडीशन थी, एक ही वेरिएबल चाहिए भी हो और एक ही वेरिएबल में देखो सारा काम हो भी है। बोले ठीक है, सो दिस 2 आर द रिक्वायर्ड पॉइंट्स ऑन दिस लाइन, जिनकी डिस्टेंस 0 0 0 से कितनी होगी 7 यूनिट्स होगी। ठीक है, बढ़े आगे, कोई दिक्कत होगा तो पूछना, कैलकुलेशन देख लेना, कहीं जल्दबाजी में थोड़ा सा ना कैलकुलेशन मिस्टेक कभी कभी छूट जाता है। अब क्लासरूम में तो क्या होगा कि मान लो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही, इतने बच्चे देख रहे हो, तो वहां पे तुरंत बच्चा जो भी कंसंट्रेशन के साथ देख रहा है वो बोल देता है कि हाँ सर यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक होगी। आप लोग सभी कॉन्सेंट्रेट करके रहते हो, है ना, तो बोल देते हो। बट अब यहाँ पे हमें कौन बताएगा कि क्या मिस्टेक हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हम जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं, तो बाद में जब आप लेक्चर देखोगे तो आपको पता चल रहा है ना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत होगा तो पूछना। बच्चों नेक्स्ट हेडिंग पुटअप करिए, नेक्स्ट हेडिंग रखिए एंगल बिटवीन लाइंस, है ना। एंगल बिटवीन लाइंस क्या होगा, लाइंस की इक्वेशन चाहे वेक्टोरियल फॉर्म में दी हो चाहे कार्टेशियन फॉर्म में दी हो, दोनों, या एक वेक्टोरियल एक कार्टेशियन, अगर हमारा कॉन्सेप्ट हमको पता है जो हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है तो हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, एंगल बिटवीन लाइंस की बात करते हैं, इसमें पहले हम लोग देखते हैं वेक्टोरियल फॉर्म, देखते हैं वेक्टोरियल फॉर्म कि अगर मान लो हमें जो लाइन की इक्वेशन दी है वो दोनों वेक्टोरियल फॉर्म में दी है, तो 2 लाइन की इक्वेशन ले लेते हैं, एक वेक्टर r, पोजीशन वेक्टर r लाइन पे मूविंग पॉइंट,
मान लो वो फिक्स पॉइंट A1 के पोजीशन वेक्टर वाले से पास हो रहा है प्लस लैम्डा टाइम्स जिसके पैरेलल है वो वेक्टर B1 है। और दूसरी लाइन की इक्वेशन ले लेते हैं R पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू A2, ये दूसरी लाइन है, ठीक है, जो A2 फिक्स्ड पोजीशन वेक्टर वाले पॉइंट से पास हो रही है प्लस म्यू टाइम्स B2। ठीक है, दोनों जगह लैम्डा इसलिए नहीं रख रहे ना कि मतलब ऐसा नहीं है कि इस लाइन को इस लाइन से कोई मतलब, ऐसा थोड़ी है, इसलिए लैम्डा एक जगह लिया एक जगह म्यू लिया, मींस दे आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। हम लैम्डा पे यहाँ कुछ भी दें पहली लाइन पर पॉइंट मिलता रहेगा, म्यू को यहाँ कुछ भी दें दूसरी लाइन पर पॉइंट मिलता रहेगा। तो ये दो लाइंस हैं, इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल बताना है। ये वाली लाइन किसके पैरेलल है? ये वाली लाइन पैरेलल है किस वेक्टर के? वेक्टर B1 के पैरेलल है ना। ये वाली लाइन जो है दिस इज पैरेलल टू वेक्टर B1। अगर ये वेक्टर B1 है तो ये जो भी लाइन होगी ये इसके पैरेलल है। सिमिलरली ये जो लाइन है ये किसके पैरेलल है? वेक्टर B2 के पैरेलल है। तो मान लो वेक्टर B2 ये है, ठीक है, तो ये वाली लाइन मान लो ऐसे है जो कि इसके पैरेलल है, और ये वाली लाइन इस तरीके से ड्रॉ करते हैं जो कि इसके पैरेलल है, क्योंकि पता ही हम लोग को पहले पढ़ा है एक पॉइंट से किसी लाइन के पैरेलल पास होने वाली लाइन की इक्वेशन ही होती है। यहाँ पे ये लाइन किसके पैरेलल होती है? वेक्टर B1 के। यहाँ पे ये लाइन किसके पैरेलल होती है? वेक्टर B2 के। तो मान लो अगर B1 वेक्टर ये है और B2 वेक्टर ये है तो ये वाली लाइन कुछ है इस टाइप की होगी, मतलब थोड़ा ठीक से ड्रॉ कर ले ताकि लगे हाँ पैरेलल है, ठीक है। ये वाली लाइन इसके पैरेलल हो गई, उसी तरह ये वाली जो लाइन होगी इसके पैरेलल होगी, तो कुछ इस टाइप से मान लो यहाँ पे, बोलो सही है। तो हमें इन दोनों लाइन के बीच का एंगल बताना है। बताओ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों लाइन के बीच का एंगल बताना है तो किसके बीच का एंगल बता दो? दोनों वेक्टर के बीच का एंगल बता दो, वही लाइन के बीच का एंगल होगा। बोलो सही है ना। तो अगर हमें दो लाइंस के बीच का एंगल बताना है तो जस्ट क्या करो, B1 और B2 के बीच का एंगल बता दो, और B1 और B2 के बीच का एंगल जो होगा वही क्या होगा? दोनों लाइंस के बीच का एंगल होगा। बोलो ठीक है ना। तो बस अब बताओ B1 और B2 के बीच का एंगल तो हम लोग जानते हैं, B1 और B2 क्या है? बेसिकली दो वेक्टर्स है ना। तो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे निकालते हो? डॉट प्रोडक्ट से। तो अगर cos थीटा की बात करें कि B1 और B2 के बीच का एंगल थीटा है तो cos थीटा विल बी हाउ मच? B1 डॉट B2 बाई मॉड्यूलस ऑफ B1 इंटू मॉड्यूलस ऑफ B2। बोलो ठीक है। तो ये है cos ऑफ एंगल बिटवीन लाइंस बराबर B1 डॉट B2 बाई मॉड्यूलस ऑफ B1 इंटू मॉड्यूलस ऑफ B2। ये हो जाएगा क्या? एंगल बिटवीन लाइंस, ये वाली और ये वाली, इन दोनों के बीच का एंगल। मतलब कुछ नहीं करना, सीधे सीधे जो दो लाइन है उन दोनों लाइन को देख लो किसके किस किस वेक्टर के पैरेलल है, और जिस जिस वेक्टर के पैरेलल है वो दोनों लाइंस, उन दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा दैट विल बी द एंगल बिटवीन लाइंस। बोलो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया जनरल फॉर्मूला जो एंगल के लिए। एंगल का स्पेशल केस की अगर हम बात करें पैरेलल लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस का, तो पैरेलल लाइंस जब होंगी तो लाइंस पैरेलल कब होंगी? जब मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल कब होगी? जब वेक्टर B1 और वेक्टर B2 आपस में क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। बोलो तभी ना, क्योंकि ये पैरेलल है वेक्टर B1 के, ये पैरेलल है वेक्टर B2 के, और ये दोनों लाइन आपस में क्या होनी है? अगर पैरेलल होनी है तो इट इज पॉसिबल व्हेन B1 इज पैरेलल टू B2। बोलो सही है, यानी B1 और B2 आपस में क्या होने चाहिए? कोलिनियर। तो अगर B1 और B2 कोलिनियर है मींस इफ B1 इज इक्वल टू K टाइम्स B2, if B1 is equal to K times B2, then these two lines are parallel। समझ रहे हो बात? अगर B1 बराबर वेक्टर B1 बराबर K टाइम्स वेक्टर B2 हो रहा है, इट मींस these two lines are parallel। सही है। तो ये हो गया जनरल फॉर्मूला, ये हो गया लाइंस पैरेलल आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, दो लाइंस पैरेलल है या नहीं है वो इससे दिखेगा कि अगर वेक्टर B1 और वेक्टर B2 आपस में क्या है? कोलिनियर है, तो लाइंस आर पैरेलल। ठीक है। परपेंडिकुलर की बात करें तो परपेंडिकुलर में थीटा कितना होगा? 90 डिग्री। परपेंडिकुलर में मींस थीटा विल बी 90 डिग्री, तो cos ऑफ 90 कितना होगा? 0, यानी LHS 0, यानी RHS भी 0, यानी RHS का न्यूमरेटर 0। तो अगर B1 डॉट B2 इज 0 देन लाइंस विल बी परपेंडिकुलर। तो अगर ये B1 और B2 का डॉट प्रोडक्ट 0 है
तो ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं। अगर वेक्टर b1 और वेक्टर b2 कोलिनियर है, वेक्टर b1 बराबर लैम्डा टाइम्स मतलब कोई भी स्केलर टाइम्स वेक्टर b2 मीन्स कोलिनियरिटी हो गई वेक्टर्स की, मीन्स लाइंस आर पैरेलल। और बाकी केसेस के लिए अपने पास जनरल फॉर्मूला है, ठीक है ना। cos थीटा विल बी b1 डॉट b2 बाई मॉडुलस b1 इंटू मॉडुलस b2। बोलिए सही है, समझ गए बात, बढ़े आगे। तो ये हो गया कौन सा फॉर्म, वेक्टोरियल फॉर्म। अब अगला लिखो कार्टेशियन फॉर्म, कि अगर लाइन की इक्वेशन वेक्टोरियल फॉर्म में ना देकर हमें सिमेट्रिक फॉर्म में दी हुई हो, x माइनस x1 बाई a, समझ रहे हो ना, सिमेट्रिक फॉर्म पहले बताए हैं, जानते ही हो बैट सिमेट्रिक फॉर्म क्या होता है। तो अगर दो लाइंस की इक्वेशन सिमेट्रिक फॉर्म में दी है, देन व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर एंगल बिटवीन लाइंस। देखो ये बच्चों कार्टेशियन फॉर्म, मान लो हमें सिमेट्रिक फॉर्म में लाइंस की इक्वेशन दी है, ये दो लाइंस ली हमने, देख ही रहे, x1 y1 z1 पॉइंट से पास होने वाली विद डायरेक्शन रेशियो a1 b1 c1, दूसरी लाइन x2 y2 z2 पॉइंट से पास होने वाली विद डायरेक्शन रेशियो a2 b2 c2। इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल बताना है। हम लोगों ने ऑलरेडी dr दिया हो, डायरेक्शन रेशियो दिया हो, तो एंगल क्या होता है ये बात कर रखी है, याद आ रहे हैं। जब हम लोग डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो पे काम कर रहे थे उस समय हम लोगों ने एंगल्स की बात की हुई है कि जब डायरेक्शन रेशियो पता हो, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो कुछ और नहीं बल्कि अगर हम डायरेक्शन रेशियो को उठाकर कंपोनेंट्स बना दें आई जे के अराउंड, किसको, a1 b1 और c1 को, तो जो वेक्टर तैयार होगा a1i प्लस b1j प्लस c1 के, उसी वेक्टर के पैरेलल है ये लाइन, याद आ रहा है। उसी तरह हमने यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं कि डायरेक्शन रेशियो क्या a2 b2 c2 है, तो a2 b2 c2 को अगर हम किसी वेक्टर का कंपोनेंट बना दें a2i प्लस b2j प्लस c2 के, तो जो वेक्टर तैयार होगा उसी के पैरेलल है ये लाइन। तो बेसिकली वापस हम लोग घूम फिर के कहां जा रहे हैं, वेक्टोरियल फॉर्म की तरफ जा रहे हैं कि ये वाली लाइन एक वेक्टर के पैरेलल है a1i प्लस a1i प्लस b1j प्लस c1 की। ये वाली लाइन पैरेलल किसके हैं, a1i प्लस b1j प्लस c1 की, बोलो ठीक है। और ये वाली लाइन पैरेलल किसके हैं, a2i प्लस b2j प्लस c2 के, ठीक है। ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। तो इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल कुछ और नहीं बल्कि इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होगा, ठीक है। तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल का अभी हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा, मान लो एंगल इन दोनों के बीच में कितना है, थीटा है, वही एंगल इन दोनों के बीच में होगा, ठीक है। तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, ऊपर क्या आया था, डॉट प्रोडक्ट आया ना, इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल डॉट प्रोडक्ट। बस पिछली बार क्या था, वेक्टर के फॉर्म में ही था तो हमने cos थीटा भी वेक्टर के फॉर्म में लिखा। इस बार वेक्टर फॉर्म नहीं हुआ है, वेक्टर फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया है, तो हम लोग आंसर भी जो लिखेंगे, फॉर्मूला जो लिखेंगे वो भी वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखेंगे, हेल्प वेक्टर फॉर्म की ही ले रहे हैं। तो cos थीटा बराबर b1 डॉट b2 था पीछे, यानी दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट था, जिन दो वेक्टर्स के पैरेलल थी वो दो लाइंस, एक वेक्टर ये है एक वेक्टर ये है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो, कितना आएगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, बोलो सही। ऊपर डॉट प्रोडक्ट, नीचे दोनों वेक्टर्स का मॉड्यूलस का प्रोडक्ट, तो पहले वेक्टर का मॉड रूट ओवर कितना, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, दूसरे वेक्टर का डॉट कितना, रूट के अंदर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, बोलो सही है। सो दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर cos थीटा वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस, बोलो सही ना। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ, पूछो, बिल्कुल पूछना है ना, कोई दिक्कत होगा तो, होना नहीं चाहिए वैसे। तो ये हो गया अपना जनरल फॉर्मूला एंगल बिटवीन टू लाइंस का, अगर हम कार्टेशियन फॉर्म पे काम करना चाहते हैं तो। अब जिसमें तुम कंफर्टेबल हो, तुम्हें अगर वेक्टोरियल फॉर्म देखना अच्छा लगता है और क्वेश्चन भी वेक्टोरियल में ही दे रखा है, तब तो वेक्टोरियल वाला फॉर्मूला ही लगा देना। तुम्हें अगर कार्टेशियन अच्छा लगता है और इक्वेशन वेक्टोरियल में दे रखी है, तो वेक्टोरियल को कार्टेशियन में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है ना, और फिर कार्टेशियन वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे जिसमें कंफर्टेबल, क्योंकि बोथ आर इंटरलिंक्ड, कोई विशेष अंतर नहीं है दोनों में, दोनों चीजें आपस में इंटरलिंक्ड है, ठीक है ना। तो जो तुम्हें अच्छा लगे, वेक्टर अच्छा लगे तो वेक्टर में जाके काम करो, कार्टेशियन अच्छा लगे कार्टेशियन में जाके काम करो, सही है इतनी बात। तो ये फॉर्मूला हो गया जनरल, कोई भी दो लाइंस दी हो तो एंगल निकाल सकते हैं। स्पेशल केस की बात करते हैं, परपेंडिकुलर एंड पैरेलल, फिर से वही बात,
कि वेक्टर में अगर हम बात करें, ये ऑलरेडी की हुई है ये बातें, मान लो अगर ये वेक्टर और ये दोनों लाइन अगर पैरेलल होनी है, इफ दीज टू लाइंस हैव टू बी पैरेलल, मत तो क्या होगा, ये दोनों वेक्टर पैरेलल होने चाहिए, पैरेलल इन द सेंस कोलिनियर होने चाहिए, ठीक है ना। ये वेक्टर और ये वेक्टर क्या होना चाहिए, कोलिनियर होना चाहिए। और वेक्टर में हमने ऑलरेडी क्वेश्चंस कराए हैं, डिराइव कराया कि दो वेक्टर्स अगर कोलिनियर है तो सीधे सीधे हमने रिलेशंस डिराइव करा के क्वेश्चंस में उस रिलेशन को डायरेक्टली यूज भी किया था कि ये वेक्टर और ये वेक्टर कोलिनियर है। व्हाट डज इट मीन, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। बोलो याद आ रहा है वेक्टर के नोट्स में, वेक्टर का जब लेक्चर था उस समय, ठीक है, जिसमें हम लोग कोलिनियरिटी पे बात कर रहे थे, कोलिनियरिटी ऑफ वेक्टर्स की, तब ये लाइन और ये लाइन अगर पैरेलल होनी है, इसका मतलब ये वेक्टर और ये वेक्टर क्या होना पड़ेगा उस समय, कोलिनियर होना पड़ेगा। और अगर ये वेक्टर और ये वेक्टर कोलिनियर है तो उसकी मैथमेटिकल कंडीशन क्या होगी, ये करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स का रेशियो विल बी इक्वल, तो a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। मतलब अगर इन दोनों लाइंस में ये कंडीशंस दिख रही हैं, इट मींस बोथ द लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। अगर इन दोनों लाइंस में ये कंडीशन दिख रही है, इट मींस बोथ द लाइंस आर पैरेलल। मोटा मोटी कि हाँ पैरेलल तो जरूर है। अब पैरेलल में दो बातें हो सकती, या तो एक्चुअल में दे आर पैरेलल एट सम डिस्टेंस, या हो सकता है कि दोनों क्या हो, एक के ऊपर एक कोइंसाइडिंग। बट ये तो कंफर्म है कि अगर ये बात होल्ड कर रही है तो लाइंस पैरेलल तो है, पैरेलल इन द सेंस हो सकता है एट सम डिस्टेंस हो और हो सकता है कोइंसाइडिंग हो। बट ये जरूर कंफर्म है कि इन दो में से ही एक केस होगा, दो के अलावा तीसरा केस नहीं होगा, ठीक है ना। या तो ये वाला केस होगा या ये वाला होगा, इस दो के अलावा तीसरा केस नहीं होगा। मानते हो? तो ये हो गया लाइंस आर पैरेलल वाली बात। बाकी जब क्वेश्चन आएगा तो हम लोग देखेंगे, उसमें आइडेंटिफाई करेंगे भी कि क्या हमें अगर ये दिख गया तो आंख बंद करके कंक्लूड नहीं करना है कुछ भी। अगर हमें ये बात दिख गई तो आंख बंद करके कंक्लूड नहीं करना है कि दोनों लाइंस आर अवे फ्रॉम ईच अदर, नहीं, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। उसके लिए फिर क्वेश्चन आएगा तब बात करेंगे, ठीक है। बट हाँ कंफर्म जरूर है कि दे विल बी, इन दो में से एक केस तो पक्का है, चाहिए व्हेन दिस होल्ड्स, ठीक है। तो ये पैरेलल वाली बात होगी। जनरल के लिए ये फॉर्मूला है ही। परपेंडिकुलर के लिए क्या होगा, थीटा 90 डिग्री तो cos 90 कितना, 0, यानी RHS 0 होना चाहिए, यानी RHS का न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इट मींस a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 विल बी इक्वल टू कितना, 0। किसके लिए, अगर लाइंस आर परपेंडिकुलर। तो अगर लाइंस, ये दोनों लाइन अगर परपेंडिकुलर होंगी तो तुम्हें ये दिख जाएगा। अगर लाइंस पैरेलल होंगी, दोनों में से कोई भी केस हो सकता है, ठीक है, दो के अलावा तीसरा नहीं होगा। कब, जब ये केस दिख जाए और बाकी एंगल्स के लिए ये फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। समझ में आई बात, बढ़े आगे, कोई दिक्कत होगा तो पूछना है ना, बढ़े। देखो बच्चों, ये एंगल बिटवीन लाइंस के लिए दो क्वेश्चन लिखा है, पहले इन दोनों को करो। पहला क्वेश्चन देखते हैं। लाइन की इक्वेशन हमने सिमेट्रिक फॉर्म में ली है, x माइनस 1 बाई रूट 3 इज इक्वल टू y माइनस 1 बाई कुछ भी नहीं है, इसका मतलब कितना है, 1 है, इज इक्वल टू z प्लस 1 बाई माइनस 2 रूट 3, ऑलरेडी लिखा हुआ है। और दूसरी इक्वेशन है x बाई रूट 3 इज इक्वल टू y बाई कुछ नहीं है, मतलब कितना है, 1 है, इज इक्वल टू z बाई 2 रूट 3। एग्जैक्टली सिमेट्रिक फॉर्म में होना चाहिए पहले, है। अगर कहीं पर भी x y z का कोफिशिएंट 1 के अलावा कुछ दिखेगा तो पहले तो उस कोफिशिएंट को 1 भी बनाना है, ये बात भी ध्यान रखनी है। क्योंकि सिमेट्रिक फॉर्म में क्या था, x माइनस x1 बाई a1। सिमेट्रिक फॉर्म हम बार बार बोल रहे हैं ना, सिमेट्रिक फॉर्म मतलब x माइनस x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 1, z का कोफिशिएंट 1। तो अगर कहीं पर भी ऐसा गड़बड़ दिखेगा कि नहीं, गड़बड़ क्या कहने का मतलब डायरेक्टली उस फॉर्म पे नहीं है, तो सबसे पहले उसके कोफिशिएंट को 1 बनाना है, ठीक है। अगर मान लो इस x की जगह यहाँ पे ऊपर 2x माइनस 1 दिखा होता, x माइनस 1 की जगह 2x माइनस 1 होता, तो ऊपर से पहले 2 कॉमन करते और उस 2 को कॉमन करके नीचे लेके आते, है ना, तब वो सिमेट्रिक फॉर्म बनता। तो वही बात कह रहे हैं, अभी सब कुछ x y z का कोफिशिएंट सब जगह कितना है, 1 1 1 है,
तो बस जहां जहां पे डिवाइडेड के नीचे नहीं था हमने खाली उसको लिख दिया 1, ताकि अब ये पूरी तरह हमें लगे हाँ जो अपना जाना पहचाना फॉर्म है उसी पर क्वेश्चन है। अब इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल बताना है, तो A1 B1 C1 और A2 B2 C2 पता है, रख दो cos थीटा बराबर A1 A2 यानी √3 इंटू √3 कितना हो गया 3 हो गया, प्लस B1 B2 तो 1 इंटू 1 कितना हो गया 1 हो गया, प्लस C1 C2 ये हो गया C1 ये हो गया C2, तो -2 √3 का प्रोडक्ट कितना हो गया 12 हो गया, -12 हो गया, सॉरी -12 हो गया। बोलो मानते हो? फिर डिवाइडेड बाय रूट ओवर A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर का सम, यानी 3 √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 4 और प्लस 12 -2 √3 का स्क्वायर कितना 12, 4 प्लस 12 कितना हो गया 16 हो गया, तो रूट के अंदर 16 हो गया, रूट ओवर इसके लिए √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 प्लस 1 कितना 4 और ये कितना 12, 4 प्लस 12 कितना हो गया 16 हो गया, इज इक्वल 3 प्लस 1 4 -12 माइनस कितना हो गया 8 बाई कितना 4 इंटू 4 16 दैट इज इक्वल टू -12। सही है, तो दो लाइंस के बीच का एंगल थीटा इस तरीके से है ताकि उनका कॉस कितना है -12 है। ठीक है, तो कॉस थीटा -12 दो लाइंस के बीच का एंगल क्या होना चाहिए ताकि कॉस थीटा वैल्यू -12 आए, कितना आएगा बताओ? थीटा विल बी 2π/3 ना, बोलो सही है 2π/3 होगा, यानी 120 डिग्री। तो 120 डिग्री एंगल बिटवीन टू लाइंस है। ये बात हमने कॉस थीटा का फॉर्मूला जब लिखा ये चर्चा नहीं की, क्योंकि मन में हमारे कोई दुविधा नहीं रहनी चाहिए, वी मस्ट बी कंप्लीटली कंफर्टेबल। हमने वहां पर कुछ भी बात नहीं किया, हमने सीधे कॉस थीटा का फॉर्मूला लिखा और हम आगे बढ़ गए। अब हमारे जो हमें एक चीज और डिस्कस करनी, क्योंकि क्वेश्चन में वी विल फील इट। तो कॉस थीटा की वैल्यू -12 आई, तो हमने थीटा कंक्लूड किया 120 डिग्री। ठीक है, पर एक्चुअल में हम वेक्टर्स के बीच का एंगल नहीं निकाल रहे थे। ये जो फॉर्मूला ड्राइव हुआ एक तरह से वेक्टर्स के बीच के एंगल की बात थी, है ना, वेक्टर्स बना के डॉट प्रोडक्ट करके किया। हम तो लाइंस के बीच का एंगल ले रहे हैं ना, वेक्टर के बीच का एंगल अगर 120 डिग्री है तो 120 डिग्री ही है ना, उसमें हम उसका सप्लीमेंट्री नहीं ले सकते, उसको हम 60 डिग्री नहीं बोल सकते कि अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल 120 है तो 60 डिग्री भी होगा, नहीं। वेक्टर के केस में 120 डिग्री है तो मतलब 120 डिग्री ही है। पर लाइंस के केस में दो लाइंस इंटरसेक्ट हो रही हैं, तो दो लाइन के बीच में अगर 120 डिग्री है तो 60 डिग्री भी तो एंगल है। दो लाइन है मान लो ये, तो ये एंगल है 120 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना होगा 60 डिग्री होगा नहीं होगा। तो इसलिए हमारे फाइनल आंसर में मान लो ये क्वेश्चन एग्जाम का होता, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता, तो 120 डिग्री भी एक ऑप्शन हो और 60 डिग्री भी एक ऑप्शन हो, तो मल्टी करेक्ट में दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है ना, लाइन के केस में अपने को दोनों आंसर सही है, 120 डिग्री भी आंसर होगा और 60 डिग्री भी आंसर होगा। ठीक है, बट जनरली वी क्या करते हैं हम लोग, वी ट्राई टू राइट द एक्यूट एंगल। गलत नहीं है 120 डिग्री, बिल्कुल गलत नहीं है, 120 डिग्री भी आंसर है और 60 डिग्री भी आंसर है। बट जनरली तो मैं आंसर की में जब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आंसर दिया होगा ना, तो जनरली वो 60 डिग्री ही लिखता है। ठीक है, एक्यूट एंगल लिखता है। तो बट बोथ द आंसर्स आर करेक्ट, ध्यान रहे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 120 डिग्री और 60 डिग्री दोनों आंसर क्या है सही है। इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल दोनों होगा 120 एज वेल एज 60। ठीक है, समझ गए? चलो दूसरा वाला देखो, तो दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी सिमेट्रिक फॉर्म में, ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 1 है, इधर भी एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 1 1 है सबका। यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है मतलब कितना है 1 है, यहाँ पर भी नीचे कुछ नहीं है मतलब कितना है 1 है। अब इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल निकालना है। देख ये हो गया A1 B1 C1 A2 B2 C2। ध्यान से देखो A1 B1 C1 और A2 B2 C2 को सेम है, फिलहाल तो डायरेक्टली दिख ही रहा है कि ये भी 1 2 3 है और ये भी 1 2 3 है, तो सेम ही दिख गया। बट सेम नहीं भी दिखे तो अपना काम है कि स्पेशल केस तो चेक कर लो, है ना। अगर नहीं भी होता तो कुछ प्रोपोर्शन में दे सकता था ना, तीनों को डबल करके यहाँ लिख देता, या तीनों को √2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देता,
तो a1/a2, b1/b2, c1/c2 देख लो, 1/1 कितना 1, b1/b2 यानी 2/2 कितना 1, c1/c2 यानी 3/3 कितना 1। तो तीनों रेशियो क्या आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है। इसका मतलब या तो ये दोनों लाइंस ऐसी हैं, दे आर पैरेलल टू ईच अदर एट सम डिस्टेंस बिटवीन देम, या फिर इसी लाइन के ऊपर ये दूसरी लाइन भी है, मतलब दोनों लाइंस ओवरलैपिंग भी हो सकती है। बोलो ठीक है ना, ओवरलैपिंग भी हो सकती है। तो इन दोनों में से कौन सा केस है अभी पता नहीं है, बट हाँ कोई बोले एंगल कितना है दोनों के बीच में, तो एंगल बोल देंगे लाइक 0 डिग्री है, चाहे ये केस हो चाहे ये केस हो, एंगल इज 0 डिग्री। मानते हो? तो 0 डिग्री बोलने में तो संकोच नहीं है, बट एक्चुअल में अरेंजमेंट लाइंस का कैसा है, ऐसा है या ऐसा है, ये कैसे पता चलेगा? ये तो कंफर्म है कि इन दोनों में से ही कोई एक है, दो के अलावा तीसरा नहीं है, बट दोनों में से है कौन सा, कैसे पता चलेगा? बड़ा सिंपल सा तरीका है, बड़ा आसान सा तरीका है। इन दोनों लाइंस अगर मतलब इन दोनों लाइन का फिगर अगर ऐसा होता, तो क्या इन दोनों लाइंस में कोई भी कॉमन पॉइंट है? कोई भी कॉमन पॉइंट मिलेगा? नहीं मिलेगा। देयर विल बी नॉट अ सिंगल कॉमन पॉइंट। और अगर ये केस होगा तो इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स, अगर ये केस होगा तो इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स। तो अगर ये दोनों का केस ये है, तो एक एक हर एक मतलब हम कहना गए हर एक कॉमन पॉइंट मिलेगा, मतलब इसका हर एक पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा और इसका हर एक पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। कोई भी एक केस देख लो, चाहे इसका एक पॉइंट लेकर इस पे रख के देख लो कि इसका पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा। अगर कर रहा है मतलब वो इन दोनों के बीच में क्या है, कॉमन पॉइंट है। और पैरेलल लाइंस विद अ कॉमन पॉइंट, ये केस तो नहीं होगा ना, यही होगा, ठीक है। और अगर एक पॉइंट लिया उसने सेटिस्फाई इसको नहीं किया, मतलब फिर दूसरा चेक भी नहीं करना है, क्योंकि दो ही बातें होंगी, या तो एक भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा या सारे के सारे कॉमन पॉइंट्स होंगे। ये वाले केस में नॉट अ सिंगल कॉमन पॉइंट, तो एक भी फेल मतलब है ही नहीं, और इसमें क्या होगा, सारे के सारे कॉमन पॉइंट्स होंगे। तो एक पॉइंट ले लो कोई भी जो मन करे, एक पॉइंट ले लो कोई भी जो मन करे। मान लो एक पॉइंट इसका ले लेते हैं, तो सबसे बढ़िया ऊपर वाले लिया जाए जहां पे 0 हो रहा है, 1, 2 और 3, 1, 2, 3 इस पर होगा। 1, 2, 3 को इस पर रख के देखो, अगर सेटिस्फाई किया तो केस ये है, अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो केस ये है। तो 1, 2, 3 x की जगह 1 रखो, 1 + 5 कितना 6, 6/1 कितना 6 होगा। 2 रखते हैं y की जगह, 2 + 10 12, 12/2 कितना 6, ये भी 6 आया। z की जगह 3, 3 + 15 18, 18/3 कितना 6। मतलब 1, 2, 3 जो इस पर पॉइंट हमने लिया, वो पॉइंट इसको भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब 1, 2, 3 क्या मिल गया हमें, कॉमन पॉइंट मिल गया, ठीक है। अगर ये केस होगा तो तुम कोई भी किसी भी लाइन पर, दोनों में से किसी भी लाइन पर एक पॉइंट मन मुताबिक ले लो जो मन करे, और उसको दूसरी लाइन पर रख के देखो, वो सेटिस्फाई कर जाएगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ कि हमने एक पॉइंट लिया कोई भी और एक लाइन पर ले तो लिया और दूसरे पर रखा तो सेटिस्फाई नहीं किया, तो दूसरा फिर चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर ये केस तो है ही नहीं। क्योंकि अगर ये केस होगा तो ईच एंड एवरी पॉइंट विल सेटिस्फाई, ठीक है ना। किसी भी लाइन पर लिया हुआ हर एक पॉइंट दूसरी लाइन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो अगर ये केस नहीं है, अगर एक पॉइंट लिया और उसमें एक लाइन पर लेकर दूसरे पर रखा, उसको सेटिस्फाई नहीं किया, मतलब ये केस नहीं है। और जब ये केस नहीं है तो बचा कौन सा, ये तो बचा। बोलो ठीक है, समझ में आई बात, बढ़िया है। कोई दिक्कत होगा तो पूछना, ठीक है। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन जहां पर हमने लाइंस की इक्वेशन को वेक्टोरियल फॉर्म में दिया है, दिख ही रहा है तुम्हें, वेक्टोरियल फॉर्म में है दोनों लाइंस। ये वाली लाइन तो एकदम बिल्कुल अपने स्टैंडर्ड फॉर्म पे है, जो हम लोग लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, पोजीशन वेक्टर पता, और किस लाइन के पैरेलल, किस वेक्टर के पैरेलल वो पता। दूसरी वाली लाइन को हमने थोड़ा सा चेंज किया है, चेंज इन द सेंस की लिखने का तरीका बदला है। दूसरी वाली लाइन को हमने कैसे लिखा, जैसे इस लाइन को क्या किया हो हमने, इस तरह की लाइन को क्या किया हो, आई कंपोनेंट्स एक साथ कर लिए हो,
जे कंपोनेंट्स एक साथ और के कंपोनेंट्स एक साथ। तो अगर इस लाइन को ऐसे फॉर्म में लिखा जाएगा तो आई एक साथ आके क्या बनेगा, 1 प्लस लैम्डा टाइम्स आई। जे एक साथ आएगा तो जे तो सिर्फ यहाँ पे है तो प्लस जे होगा, और के दोनों जगह है तो 1 प्लस लैम्डा के। तो इस लाइन को अगर हम इस तरीके से लिखेंगे तो अभी हमने जो बोला वैसे लिखेंगे। तो इसलिए हमने इसको थोड़ा सा फॉर्म बदला, ताकि कभी कभी लाइन का फॉर्म ऐसे भी दे देता है, वेक्टोरियल फॉर्म, है ना। कभी कभी लाइन का वेक्टोरियल फॉर्म ऐसे दे दे तो हमें घबरा नहीं जाना कि अरे ये तो हम लोग इस टाइप का फॉर्म तो देखे ही नहीं। कुछ नहीं करना है, लैम्डा वाले सारे अलग कर देने हैं, नॉन लैम्डा वाले सारे अलग कर देने हैं। तो लैम्डा वाले जो अलग होंगे वो वेक्टर बना लेंगे जिसके पैरेलल है ये लाइन, और नॉन लैम्डा वाले उस लाइन पर फिक्स पॉइंट दे देंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेते हैं पहले हम लोग। लैम्डा वाले के अलावा नॉन लैम्डा वाले कौन कौन से हैं, 2i है, ठीक है, बाकी तो उसमें फिर 2 लैम्डा है, 3j है, और कितना है, 5k है। तो 2i प्लस 3j प्लस 5k प्लस लैम्डा टाइम्स कितना, लैम्डा टाइम्स 2i, लैम्डा सब में आएगा, फिर लैम्डा कॉमन कर लिया, 2i प्लस लैम्डा j, लैम्डा कॉमन निकल चुका है तो प्लस कितना हो गया, j हो गया, और माइनस 2 लैम्डा k, लैम्डा निकल चुका है, माइनस 2k हो गया। बोलो ठीक है ना, आ गया। देखो ये वाला लाइन भी अपने स्टैंडर्ड फॉर्म पे आ गया। मतलब ये जो भी लाइन दी हुई थी, ये लाइन क्या थी एक्चुअल में, ये है जो कि एक ऐसे पॉइंट से पास कर रही है जिसका पोजीशन वेक्टर 2i प्लस 3j प्लस 5k है, एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू द वेक्टर 2i प्लस j माइनस 2k। अब हमें इसके, है ना, और इसके बीच का क्या निकालना है, एंगल निकालना है, इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। तो अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा ही था कि, और फॉर्मूला छोड़ो तो सिंपल सी बात है, ऑलरेडी फॉर्मूला में भी तो हमने पुरानी बात ही की, कोई नई बात तो जरूरत ही नहीं थी, पुराना ही चाहिए था। तो ये लाइन किसके पैरेलल है, i प्लस k के पैरेलल है, और सेकेंड वाली लाइन किसके पैरेलल है, 2i प्लस j माइनस 2k के पैरेलल है। तो जो एंगल इन दो वेक्टर्स के बीच में होगा वही एंगल रिक्वायर्ड, जो दो गिवन लाइंस हैं उनके बीच का एंगल होगा। तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है, तो क्या करें, cos थीटा बराबर इन दोनों का क्या, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट ले लो, i और i का डॉट कितना हो गया, 2 हो गया, j इसमें है ही नहीं तो j का तो 0 हो जाएगा, और k और k का डॉट यहाँ कितना आएगा, -2 आएगा, बाई नीचे क्या करेंगे लिख के, ऑलरेडी ऊपर ही देखो 0 हो गया है ना, नीचे बाकी अगर लिखना चाहो तो पहले वाले का मॉड वैल्यू कितना है, √2, दूसरे वाले की मॉड वैल्यू कितनी है, 4 + 1 5 + 4 कितना, 9, 9 का रूट कितना, 3, ये कितना आ गया, 0। ठीक है, इट मींस cos थीटा 0 मींस थीटा इज 90 डिग्री। इसका मतलब ये और ये लाइंस जो एक्चुअली क्वेश्चन में दी हुई थी दे आर परपेंडिकुलर। बोलिए ठीक है, समझ गए बात, कोई दिक्कत यहाँ तक हुई हो तो बिल्कुल बताना, ठीक है ना, होनी नहीं चाहिए, वैसे आराम से समझोगे तो बड़ा सिंपल सा चीज़ है, वेक्टर 3D बहुत आराम से जेईई में क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, अपने एंड पे प्रैक्टिस की कमी नहीं रखी, अपने एंड पे क्वेश्चंस ढेर सारे कर लो, बिल्कुल वेक्टर 3D का क्वेश्चन बहुत आराम से जेईई में कर सकते हैं। ठीक है, बढ़े आगे देखो बच्चों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा वैरायटी अब बदल रहे हैं हम लोग, आगे बढ़ रहे हैं। जो चीज़ें हम लोगों ने सीखी, लाइंस पे पॉइंट कैसे मिलता है लैम्डा बदलने से, और दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो डायरेक्शन रेशियो का क्या रिलेशन होता है, अभी देखा। उन सब बातों को मिक्स करके अब यहाँ पे यूज़ करें। सिंपल सी चीज़ें हैं, अगर पीछे की चीज़ें हम समझे हैं जितनी अभी हम लोगों ने बात की, तो ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से समझेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड फ्रॉम, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, कहाँ से, 163 पॉइंट से गिरा रहे हैं। ये कोई पॉइंट है 1,6,3 है ना, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर गिरा रहे हो किसी लाइन पे, जो कि इक्वेशन ये दे रखी, इस लाइन की इक्वेशन ये, x = y - 1/2 = z - 2/3। तो पूछा है कि ये कहाँ पे आके मिलेगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछा है, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये पॉइंट निकालना है, ये वाला, एंड ऑल्सो द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड, इसकी लंबाई भी निकालनी है। तो ये लंबाई तो फिर निकल ही जाएगी, क्योंकि ये पॉइंट तो पता ही है, ये पॉइंट अगर पता चल गया तो डिस्टेंस फॉर्मूला से लेंथ आ जाएगी, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो मेन टास्क बचता क्या है कि ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालें। यहाँ पर ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, इस 90 डिग्री की बात को यूज भी करेंगे,
अब ये पॉइंट क्या है ये तो पता है कि ये पॉइंट जो भी है इस लाइन पे है, ये जो भी पॉइंट है इस लाइन पे है। ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी पहले कर चुके हैं हम लोग, पर स्ट्रेट लाइन शुरू होने से पहले किए थे। उस समय क्वेश्चन क्या था, उस समय यहां पर एक पॉइंट था जहां से परपेंडिकुलर गिरा रहे थे और नीचे जो लाइन थी वो लाइन दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन थी। मतलब इस लाइन पर दो पॉइंट दिए हुए थे हमें, है ना, इस लाइन पर दो पॉइंट दिए हुए थे। ध्यान करना, रिकॉल करना, हम लोगों ने ऑलरेडी वो क्वेश्चन किया हुआ है, बट वहां पर सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प लिए थे। मान लिए थे कि जैसे मान लो ये पॉइंट दिया था और ये पॉइंट दिया था, हमने माना था कि जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर गिरा उसने इस पूरी लाइन सेगमेंट को λ/1 के रेशियो में डिवाइड किया। याद आ रहा है? और फिर सेक्शन फॉर्मूला से लैम्डा के टर्म्स में ये पॉइंट लिखे थे, तो इसका dr मिल गया था लैम्डा के टर्म्स में, इसका dr ऑलरेडी पता था क्योंकि दोनों पॉइंट्स पता थे, और फिर 90 डिग्री की कंडीशन यूज की थी, तो लैम्डा आ गया था। नोट्स देखना, नोट्स में तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है, नोट्स जो बनाए होंगे ना वीडियो देख के, उसमें तुम्हें मिल जाएगा। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं, जब अब क्या है, लाइन पढ़ ली है ना, तो बार बार दो पॉइंट थोड़ी देगा हमको। अब सीधे सीधे एक लाइन दिया है, इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आगे मिलेगा, पर वो पॉइंट का में कितने कोऑर्डिनेट होंगे, तीन होंगे ना, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट। तो क्या तीन वेरिएबल मांग ले, क्या तीन वेरिएबल माने क्या इस पॉइंट के लिए, x1, y1, z1? नहीं, अभी थोड़ी देर पहले बात की। सिंगल वेरिएबल पे काम करो, एक सिंगल वेरिएबल है जो तुम्हें तीनों कोऑर्डिनेट दे देगा, कौन? लैम्डा। ऑब्वियसली यहां से जो परपेंडिकुलर गिरेगा आएगा तो इसी लाइन पे ना, तो इस लाइन पे जब आएगा वो पॉइंट इसी लाइन पर मिल रहा है, तो इस पॉइंट के लिए भी इस लाइन पर कोई ना कोई लैम्डा तो होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, तो वो लैम्डा ही तो चाहिए, लैम्डा आ जाएगा तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो मान लेते हैं इस पॉइंट के लिए कोई ना कोई लैम्डा बना है, मतलब ये तीनों आइटम बराबर है किसके? लैम्डा के। ये तीनों क्वांटिटी बराबर है किसके? लैम्डा के। तो x बराबर कितना हो गया? लैम्डा। ठीक है, y बराबर कितना हो गया? y माइनस 1/2 को सॉल्व करो लैम्डा के साथ, तो 2 लैम्डा प्लस 1, बोलो ठीक। z बराबर कितना? 3 लैम्डा प्लस 2, ये होगा कोऑर्डिनेट लैम्डा के टर्म्स में। सही है, तो ये कोऑर्डिनेट आ गया इस पॉइंट का लैम्डा के टर्म्स में। जो भी फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए ऑब्वियसली एक ही पॉइंट होगा, तो उस पॉइंट के लिए कोई पर्टिकुलर लैम्डा होगा, वो अब हम लोग को आगे मिल जाएगा। अब 90 डिग्री की बात यूज करनी, क्या करोगे? 90 डिग्री की बात कैसे यूज करोगे? इसका dr मिल जाए। अभी हम लोगों ने दो लाइंस परपेंडिकुलर की कंडीशन देखी है। दो लाइंस के परपेंडिकुलर होने की कंडीशन क्या थी? a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 इज इक्वल टू 0, है ना? कार्टेशियन फॉर्म में देखिए, a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 इज इक्वल टू 0। मतलब डायरेक्शन रेशियोज का करेस्पॉन्डिंग टर्म्स का प्रोडक्ट का सम विल बी 0। तो पहले हमको इसका, उसके लिए हमें दोनों लाइंस का क्या चाहिए होगा? डायरेक्शन रेशियो चाहिए होगा। इसका डायरेक्शन रेशियो कैसे मिल जाएगा? ऑलरेडी 3D की शुरुआत में बात की, लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स का डायरेक्शन रेशियो निकालना है, तो सीधे सीधे कोऑर्डिनेट्स का क्या ले लो? डिफरेंस। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लोगे तो क्या मिलेगा? dr मिल जाएगा इसका। तो घटा दो, जो मन करे, इसमें से इसको घटाना है घटा दो, चाहे इसमें से इसको घटा दो, जिसमें से जो मन करे सब्ट्रैक्ट कर दो। हम लैम्डा वाले में से ऊपर वाला माइनस कर रहे हैं, इस पॉइंट में से इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो लैम्डा -1, ठीक है, 2 लैम्डा प्लस 1 और -6, यानी 2 लैम्डा -5, ठीक है, और 3 लैम्डा प्लस 2 -3, यानी 3 लैम्डा -1, ये आएगा। ये डायरेक्शन रेशियो बना इसका परपेंडिकुलर का। इसका डायरेक्शन रेशियो कितना है? इसका जो यहाँ पे इस लाइन में देखो, ऊपर कुछ नहीं है तो ऊपर तो -0 हो जाएगा, बाई नीचे कुछ नहीं है तो बाई कितना है? 1 है। तो इस लाइन का dr कितना हो गया? 1 2 3। ये वाली लाइन का dr कितना हो गया? 1 2 3, है ना? तो 1 2 3 ये हो गया। अब ये और ये परपेंडिकुलर है, तो करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट का सम कितना होगा? 0। तो 1 इंटू लैम्डा -1, यही रह जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई करोगे यही रहेगा। 2 इंटू 2 लैम्डा -5 प्लस लगा दो, प्लस b1 b2 ना, b1 b2, तो 2 इंटू 2 लैम्डा -5 यानी 4 लैम्डा -10,
प्लस C1 C2 3 इंटू 3 लैम्डा माइनस 1 यानी 9 लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू कितना 0। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल 0। अब देखो सिंप्लीफाई करो 9 4 13 और 1 14 लैम्डा हुआ, सारे लैम्डा कितने मिल गए 14 लैम्डा बन गया इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इधर ले आओ तो 10 प्लस 3 13 और प्लस 1 कितना 14 यानी लैम्डा की वैल्यू आ गई कितनी 1। मतलब जिस पॉइंट पर फुट मिलेगा ड्रॉ किया हुआ उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग इस इक्वेशन के लिए जो लैम्डा बना है दैट इज कितना लैम्डा आ गया, पॉइंट मिल जाएगा, क्या करोगे पुट कर दो, यही तो पॉइंट है लैम्डा के टर्म्स में। लैम्डा की वैल्यू 1 आई है 1 रख दो यहाँ पे, क्या बनेगा 1 3 5 लैम्डा 1 रखेंगे तो 1, ये 2 प्लस 1 3 3 प्लस 2 कितना 5, so 1 3 5 विल बी द क्या फुट ऑफ परपेंडिकुलर। सही है। जब भी किसी पॉइंट से हमें लाइन पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछेगा ये काम करना होगा, ठीक है ना, कार्टेशियन फॉर्म पे काम करना है तो ये काम करना होगा। समझ में आई है बात, ठीक है। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला, सॉरी फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट 1 3 5 आ गया बस। तो ये तो आ ही गया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया, कितना आया 1 3 5 ये आ गया। अब क्या बोला है एंड ऑल्सो द फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डॉट, एंड ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डॉट, मतलब अब इसकी लंबाई भी निकालनी है। तो लंबाई के लिए क्या करोगे डिस्टेंस फार्मूला रूट ओवर 1 माइनस 1 0, 0 का स्क्वायर कितना 0 प्लस 6 माइनस 3 3, 3 का स्क्वायर कितना 9 और 3 माइनस 5 कितना माइनस 2 का स्क्वायर कितना 4, तो 0 प्लस 9 प्लस 4 कितना हो गया 13 हो गया। सो आंसर विल बी कितना रूट 13, आंसर विल बी रूट 13। बोलो ठीक है। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप भी कितनी हो गई रूट 13 हो गई। फुट ऑफ परपेंडिकुलर पहले निकाला वो क्या आया 135 आया 1 3 5 एंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज रूट 13। समझ में आई बात, यहां तक कोई दिक्कत होगी तो बताना, ठीक है। इसमें एक चीज और पूछ सकता है, इनफैक्ट जब तुम प्रैक्टिस कर रहे होगे खुद से तुम्हें क्वेश्चंस मिलेंगे। क्वेश्चन होगा क्या सीधे सीधे क्या होगा कि फाइंड द इमेज ऑफ 163 इन द गिवन लाइन। 163 ऑब्जेक्ट है और ये लाइन एक लाइन मिरर है। क्वेश्चन ऐसा होगा कि फाइंड द इमेज ऑफ 163 इन द लाइन मिरर। तो इमेज क्या होगी, ये ऑब्जेक्ट है तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर से उतना ही अंदर मिरर के बनेगी इमेज, तो उतना ही और पीछे आएंगे। ये लेंथ और ये लेंथ क्या होगा बराबर, ठीक है। 90% काम कर चुके हैं, बस 10% या उससे कम ही बचा है। जब इमेज पूछेगा तो भी पहले क्या निकाल लेना फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। इमेज पूछेगा पॉइंट से लाइन की कि पॉइंट की इमेज लाइन पे कहां जाके बनेगी लाइन मिरर पे, तो पहले क्या निकालोगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर अभी निकाला हम लोगों ने कितना 135, तो ये पॉइंट पता है अपने को ना 1 3 और 5, ठीक है। हमसे क्या पूछे इमेज, मतलब ये वाला पॉइंट पूछा है। तो ये पॉइंट अगर कुछ है मान लो अल्फा बीटा गामा, मान लेते हैं इमेज है अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा बीटा गामा और 163 का मिड पॉइंट होगा 135। अल्फा बीटा गामा और 163 का मिड पॉइंट होगा 135। सेक्शन फॉर्मूला यूज कर दो मिड पॉइंट का, तो कितना होगा देखो अल्फा, पहले एक्स कोऑर्डिनेट देखते हैं, तो अल्फा प्लस 1 बाई 2 है ना, अल्फा प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू कितना, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है मिड पॉइंट का 1 है। बोलो ठीक है, यहां से ये हटा देते हैं ना 135 और 13 हटा दे रहे हैं, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा हम लोग को। तो अल्फा प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 1, इट मीन्स कितना अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, अल्फा 1 आ गया, सही। इसी तरह वाई कोऑर्डिनेट पे अब देखो, तो बीटा प्लस 6 बाई 2 वाई कोऑर्डिनेट पे सेक्शन फॉर्मूला, तो
तो बीटा प्लस 6 बाई 2 बराबर वाई कोऑर्डिनेट कितना है 3, ठीक है। तो 3 2 जा 6, 6 माइनस 6 कितना 0, तो बीटा कितना आ गया 0 आ गया। अल्फा 1 बीटा देखो 0, सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। इसी तरफ गामा, तो गामा प्लस 3 बाई 2 इज इक्वल टू जेड कोऑर्डिनेट कितना है 5 है, इट मींस गामा बराबर कितना हो गया 7 हो गया। बोलो ठीक है, तो अल्फा भी आ गया 1, बीटा आ गया 0, गामा आ गया 7, तो पॉइंट क्या बन गया 1 0 7, मतलब अल्फा बीटा गामा की जगह क्या आ गया 1 0 7। दिस विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज ऑफ द पॉइंट 1 6 3 इन द लाइन मिरर, ये वाला सही है। क्वेश्चन का वेरिएशन देखो, कितने तरह का क्वेश्चन पूछा, 3 तरह का। एक पूछा फुट ऑफ परपेंडिकुलर, दूसरा पूछा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड, तीसरा पूछा पॉइंट की इमेज। पॉइंट की इमेज भी अगर पूछेगा तो डायरेक्टली पहले काम क्या करना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के बाद मिड पॉइंट वाला बात यूज करके इमेज का कोऑर्डिनेट निकालना है, जैसे हमने किया। बोलो ठीक है, समझ गए बात, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत होगा तो पूछ, होना नहीं चाहिए, ठीक है। देखो बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल उसी टाइप का, वही काम करना है। ये पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर बताना है और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना है, दोनों चीज बतानी है। तो फिर से वही काम करोगे, ये पॉइंट हो गया कितना, एक बार स्क्रीन रोक के खुद से करो और फिर टैली करो, देखो कर पाए हम लोग सही कि नहीं। ये पॉइंट है 2 -1 5 से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हो, ये वाली लाइन ये वाली है, तो ये कहां जाके मीट होगा, बिल्कुल सेम वर्किंग फिर से। तो ऑब्वियसली ये वाला पॉइंट, एक बार स्क्रीन रोक के कोशिश करो फिर टैली करना, ठीक है। तो देखो इसको इज इक्वल टू लैम्डा मान लेते हैं, ऑब्वियसली हर एक पॉइंट के लिए कोई ना कोई लैम्डा है, तो परपेंडिकुलर जहां गिरेगा वहां के लिए भी कोई ना कोई लैम्डा होगा। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लैम्डा के टर्म्स में लिख सकते हो, कितना आएगा 10 लैम्डा प्लस 11। एक्स वाले को लैम्डा के साथ सॉल्व करोगे, फिर वाई वाले को करोगे तो -4 लैम्डा -2, फिर जेड वाले को करोगे तो -11 लैम्डा -8, ये आएगा। सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अब क्या करना होगा हमें, पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो लिख लिया लैम्डा के टर्म्स, इसका dr चाहिए और इसका dr चाहिए, ताकि प्रोडक्ट का सम क्या करें 0, बिकॉज दिस एंगल इज कितना 90 डिग्री। तो इसका dr निकालने के लिए क्या करो, किसी में से भी किसी को माइनस कर सकते हो, तुम्हारी इच्छा है। तो हम लैम्डा वाले में से ऊपर वाले को माइनस कर रहे हैं, तो इसका dr क्या आएगा 10 लैम्डा प्लस 11, 11 में से 2 जाएगा तो 9 बचेगा, तो 10 लैम्डा प्लस 9, और इसमें से ये जाएगा तो माइनस ऑफ -1 +1 हो जाएगा, -2 + 1 का मतलब -1, यानी -4 लैम्डा -1, ठीक है। और फिर इसमें से ये जाएगा तो -5, -8 -5 कितना हो जाएगा -13, तो -11 लैम्डा -13, -11 लैम्डा -13, ये आ रहा है dr, ठीक है ना, -11 लैम्डा -13, ये dr हो गया। अब इसके बाद इसका dr तो आ गया, इसका dr पता है कि नहीं, बिल्कुल पता है, एकदम सिमेट्रिक फॉर्म में दे ही रखा है। तो dr इसका कितना हो गया 10 -4 और -11, ये हो गया इसका dr। तो इन दोनों के प्रोडक्ट का सम क्या करना है 0 करना है, तो 10 इंटू इतना कितना हो गया, मल्टीप्लाई करते जाओ, तो 10 इंटू 10 लैम्डा प्लस 9 -4 इंटू -4 लैम्डा -1, ठीक है ये, और फिर प्लस तीसरा टर्म -11 इंटू -11 लैम्डा -13, -11 इंटू -11 लैम्डा -13 इज इक्वल टू कितना 0, यहाँ माइनस छोड़ गया ना, ये होगा, सही है। बस इसको लैम्डा वाले इकट्ठे कर लेते हैं, तो 100 लैम्डा यहाँ से आएगा, 16 लैम्डा यहाँ से आएगा, यानी 116, और 121 लैम्डा यहाँ से आएगा, तो 116 और 121 कितना हो गया 137 हो गया, सो 137 लैम्डा। अब कांस्टेंट की बात करते हैं, तो 10 9 are 90, 90 और प्लस -4 इंटू -1 कितना +4, तो 94 हो गया, 94 और प्लस 13 इंटू 11 कितना 143,
143। तो 94 और 143 कितना हो जाएगा? 94 एंड 143 237 क्या? बड़ा अजीबोगरीब आ रहा है। कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो रही कहीं हम कैलकुलेशन गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं? एक बार देख लो। 2 - 1 5 से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं। x - 11/10 is equal to y plus 2y minus 4 is equal to z plus 8y minus 11 पे। तो 10 लैम्डा प्लस 11 माइनस 4 लैम्डा माइनस 2 माइनस 11 लैम्डा माइनस 8, ये तो सही है। फिर इसका डिफरेंस लिया तो 10 लैम्डा प्लस 9 माइनस 4 लैम्डा माइनस 1 माइनस 11 लैम्डा माइनस 13, ये भी ठीक है। इसका डी आर हो गया 10 माइनस 4 माइनस 11, ठीक है। मल्टीप्लाई किया 100 लैम्डा प्लस 16 लैम्डा 116 और 121, 116 और 121 137 लैम्डा, सही है। कांस्टेंट कितना आ जाएगा? तो 94 और 143, 94 और 143 कितना होगा? 237 230 लैम्डा तो बहुत अजीबोगरीब आ रहा है। माइनस 237 ना, इधर चला जाएगा तो कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी। और नो, गड़बड़ हम कर रहे हैं ना। लैम्डा वाला कैलकुलेशन गलत हो गया ना। लैम्डा वाला कैलकुलेशन 100 ये और 16 ये, 116 और 127, सॉरी 121, 237 होगा ना। 137 लिख रहे हैं, 237 सही है, बिल्कुल सही है। तो ये बोले डेटा इतना खराब कैसे हो सकता है? लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? -1 आ गई, ठीक है। अब देख लेना आप, सही है ना। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब सही होना चाहिए। लैम्डा की वैल्यू हो गई -1। अब लैम्डा की वैल्यू -1 यहाँ पे पुट अप करते हैं तो पॉइंट तैयार हो जाएगा। तो 11 - 10 कितना हो गया? 1। ये 4 बनेगा, 4 - 2 कितना हो गया? 2। ये 11 - 8 कितना हो गया? 3। देखो कितना अच्छा पॉइंट बन गया, 1 2 3, कितना अच्छा लग रहा है देखने में ना। 1, 2, 3 विल बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 1 2 3, सही है। अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया। अब क्या निकालना है? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, मतलब ये लंबाई निकालनी है, मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला, इन दोनों कोऑर्डिनेट के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला। तो कितना होगा? अंडर रूट ऑफ 2 - 1, 1 का स्क्वायर कितना? 1, 2 माइनस ऑफ -1 3, 3 का स्क्वायर कितना? 9, और 5 और 3 2, डिफरेंस 2 का स्क्वायर कितना? 4, इज इक्वल टू कितना हो गया? √14 हो गया। बोलो सही है। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आ गया कितना? √14। तो दोनों आंसर आ गए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर 1 2 3 एंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड √14, ठीक है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन होता कि फाइंड द इमेज ऑफ दिस पॉइंट इन द लाइन मिरर दिस, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल चुके, सेक्शन फॉर्मूला यूज कर देते। वो इमेज कहीं नीचे जाती, ऊपर जगह नहीं थी इसलिए काफी नीचे ड्रॉ कर दिया हमने। ऑब्वियसली दिखाई दे रहा है ये थोड़ा सा ऊपर है, बहुत ज्यादा नीचे है ना, बट मान लेते हैं इट इज इमेज अल्फा बीटा गामा। बोलो ठीक है। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आई है 1 2 3, सेक्शन फॉर्मूला यूज कर लो। तो अल्फा प्लस 2/2 इज इक्वल टू 1। तो अल्फा प्लस 2/2 इज इक्वल टू कितना? 1 होगा। फिर बीटा -1/2 इज इक्वल टू 2, बीटा -1, एक रिलेशन ये हुआ। दूसरा होगा कितना? बीटा -1/2 इज इक्वल टू कितना? बीटा -1/2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। और तीसरा गामा वाला, गामा +5/2 इज इक्वल टू कितना? 3। बोलो सही है। गामा +5/2 इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब कैलकुलेट करें, बड़ा सिंपल से। अल्फा 0 आ जाएगा, 2 - 2 0, अल्फा की वैल्यू 0 आएगी, कॉमा बीटा कितना? 2 × 2 4 + 1 कितना? 5, बीटा 5 हो गया। और गामा कितना हो गया? 6 - 5 1 हो गया। बोलो ठीक है। तो इमेज कितनी आ गई? 0 5 और 1। बोलो सही है। तो इमेज विल बी 0 5 1
बाकी तीनों चीज पूछता तो तीनों हमें पता है। फोटो परपेंडिकुलर 1 2 3, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर √14 और इमेज इन द लाइन मिरर 0 5 एंड 1। बोलो समझ गए? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं तक रखते हैं। इतने में कहीं कोई दिक्कत होगी देन फील फ्री टू आस्क। और इन्हीं 2 क्वेश्चंस को आने वाले लेक्चर में हम लोग, जो भी हमने फोटो परपेंडिकुलर और डिस्टेंस दोनों कैलकुलेट किया, इन्हीं दोनों क्वेश्चंस को हम लोग फिर से करेंगे। और जहां पे हम सिर्फ क्या पूछेंगे, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पूछेंगे, सिर्फ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। फुट निकालना है तब पे काम